हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है धातुओं की प्राप्ति, खनिज और निष्कर्षण। मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे धातु होते हैं, वो खनिज में से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका शुद्धिकरण किस तरह से करते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो समझ में आया हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे जो धरती से खनिज मिलता है, उसमें से हम धातुओं की प्राप्ति किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। खनिजों और धातुओं के स्रोत, आखिर कहाँ से हमको खनिज और धातु मिलते हैं। तो पहला क्या है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज क्या है, पृथ्वी की भूपट्टी या फिर क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी के बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसे करके। तो उसके ऊपर जो ये होता है क्रस्ट, जिसमें हमारे खेत वेत उगते हैं, हमारे सारे फसल वगैरह उगते हैं, सारे पेड़ वगैरह लगते हैं, हम खड़े हैं जहाँ पे, वो है क्रस्ट। ठीक है, तो उस क्रस्ट को हम भूपट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो हमारे जो प्राकृतिक रूप से हमको तत्व या फिर यौगिक मिलते हैं उस भूपट्टी में, उसको हम खनिज बोलते हैं या फिर मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। इसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पर ऐसे खनिज जो होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं, उनमें विशेष धातु, कोई भी एक विशेष धातु बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो उसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, हम उसको बेच सकते हैं, उससे हमको पैसे मिल सकते हैं, वरना हम उसको हमारे अलग अलग फैक्ट्रियों में दे सकते हैं, जहाँ पे उन धातुओं की अलग अलग चीजें बनती है। और जब भी किसी खनिज में किसी विशेष धातु की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम अयस्क कहते हैं या फिर ओर्स कहते हैं। तो हमको क्या समझ में आया, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो तत्व हैं, मिलने वाले जो यौगिक हैं, मिलने वाले यौगिक क्या होते हैं, मिलने वाले यौगिक होते हैं खनिज। ठीक है, इसको खनिज बोलते हैं। और इस खनिज में यदि कोई विशेष धातु ज्यादा मात्रा में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे फिर हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, अयस्क कहते हैं इसको। हम इंग्लिश में ओर्स भी बोलते हैं। इन ओर्स में से फिर हम धातुओं को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी मात्रा में होता है कि उसे निकालने पर वो लाभकारी होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। खनिज और अयस्क क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। सक्रियता श्रेणी, हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पहले भी पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वो हवा में ही जलने लग जाते हैं, वो इतने अभिक्रियाशील होते हैं। और सक्रियता श्रेणी के सबसे जो नीचे होते हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से जलते हैं, वो बहुत मुश्किल से अभिक्रिया करते हैं किसी भी वस्तु के साथ में। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, और नीचे क्या है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव या फिर अभिक्रियाशील है ऊपर वाले, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि धातु कितने प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, हमको बिल्कुल पता पड़ता है कि आखिर कौन सा कितना प्रतिक्रियाशील है या अभिक्रियाशील है, कौन सा ज्यादा अभिक्रिया कर सकता है, ज्यादा आसानी से अभिक्रिया कर सकता है, और कौन सा कम अभिक्रिया कर सकता है या मुश्किल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या फिर हाईली रिएक्टिव या फिर जो भी सक्रियता श्रेणी के ऊपर पाए जाते हैं धातुएं, अन्य तत्वों के साथ मजबूत बंधन बनाती है। हम प्रतिक्रियाशील धातुएं, कम प्रतिक्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। तो हमारा जो ज्यादा अत्यधिक अभिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, ये जो हैं, ये बाकी धातुओं के साथ में, अन्य तत्वों के साथ में या फिर बहुत ही ज्यादा मजबूत बंधन बना लेते हैं। तो उनको अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कम प्रतिक्रियाशील वाले धातु हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वो कभी कभी क्या है, हमारे
धरती के क्रस्ट पर हमको मुक्त अवस्था में भी मिल जाते हैं। मतलब ऐसा दिखता है कि Au या फिर Ag, सिल्वर या फिर गोल्ड जो है, चांदी या सोना जो है, वो किसी और तत्व के साथ में बंधन नहीं बनाता, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कभी कभी, जरूरी नहीं हर बार, लेकिन अवस्था में भी पाया जा सकता है। जो अधिक अभिक्रियाशील वाले हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल से, वो बिल्कुल भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, और जो कम अभिक्रियाशील वाले हैं वो मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी हमें निष्कर्षण विधि या फिर एक्सट्रैक्शन मेथड तय करने में मदद करती है। कैसे सक्रियता श्रेणी से कैसे पता पड़ता है कि हमको कौन सी निष्कर्षण विधि चाहिए? जो हमारी अधिक प्रतिक्रियाशील वाले होते हैं उनके लिए एक अलग होती है विधि, है ना, एक्सट्रैक्शन या फिर निष्कर्षण विधि, और जो कम प्रतिक्रियाशील होते हैं उनकी अलग होती है विधि। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि आखिर कौन से धातु के लिए कौन सा निष्कर्षण विधि का हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आया? तो सक्रियता श्रेणी किस तरह से मदद करती है? सक्रियता श्रेणी हमको बताती है कि कौन सा अधिक प्रतिक्रियाशील है और कौन सा धातु कम प्रतिक्रियाशील है, और इस हिसाब से हमको निष्कर्षण विधि में सक्रियता श्रेणी मदद करती है। समझ आया? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। तो अभी हमारे पास में जो ये फ्लो चार्ट है उससे मैं समझाती हूँ कि आखिर धातुओं का निष्कर्षण अलग अलग प्रतिक्रियाशील वाले धातुओं से कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमको अयस्क मिलता है। अयस्क क्या है? जिस खनिज में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कोई विशेष धातु हो तो उसको हम अयस्क बोलते हैं। ठीक है, उस अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, उस अयस्क की सांद्रता बढ़ाते हैं। अयस्क की सांद्रता बढ़ाना मतलब, मान लीजिए ये एक पत्थर है और इसके इस भाग में अयस्क है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 10 पत्थर ले लेंगे और उन सब का ये वाला भाग निकाल कर साथ में एक बड़ा पत्थर बना देंगे, तो इसकी सांद्रता बढ़ गई है ना। ये जो अयस्क है उसकी सांद्रता तो बढ़ गई ना, अब सांद्रता पूरे के पूरे में है तो अयस्क की सांद्रता ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले अयस्क लेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर उसको 3 अलग अलग प्रकार में हम बांटेंगे। कौन सा? पहला तो हो गया उच्च अभिक्रियाशील वाले, फिर हो गया मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु, और फिर हो गया निम्न क्रियाशील या फिर सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु। उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं के साथ में क्या करना है? उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं को गलित करना है या फिर गलाना है, और फिर उसका विद्युत अपघटन करना है। विद्युत अपघटन करने पर हमको फिर शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उच्च अभिक्रियाशील में समझ में आया क्या करना है? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलाना है और उसका विद्युत अपघटन करना है, उससे हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु 2 तरह से हमको मिलते हैं, एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं और सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं, मध्यम क्रियाशील वाले। तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में अगर मिलते हैं तब तो हम उसका निस्तापन करते हैं और उसको ऑक्साइड बनाते हैं, और अगर सल्फाइड अयस्क में हो तो हम उसका भर्जन करते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो यदि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कार्बोनेट अयस्क मिल रहा है या सल्फाइड अयस्क मिल रहा है, मध्यम क्रियाशील में दोनों मिल सकता है, लेकिन दोनों का हम भर्जन कर और निस्थापन कर धातु ऑक्साइड तक लाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट तो मध्यम क्रियाशील में पहले कार्बोनेट अयस्क भी मिल सकता है और सल्फाइड अयस्क भी मिल सकता है। अगर कार्बोनेट अयस्क हुआ तो निस्थापन करेंगे, सल्फाइड अयस्क हुआ तो भर्जन करेंगे। दोनों करने के बाद में हमको मिलता है धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड के बाद में धातु ऑक्साइड का हम क्या करेंगे? धातु में अपचयन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को निकाल देंगे। ठीक है, धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? धातु मिलेगा, लेकिन उस धातु में भी थोड़ी सी अशुद्धताएं होती है, तो हम क्या करते हैं? धातु का शोधन करते हैं या फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं, जिससे कि हमको फिर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। समझ आ गया? यहाँ पे अब मध्यम क्रियाशील धातुओं का भी समझ में आ गया। निम्न क्रियाशील धातुओं में क्या करते हैं? निम्न क्रियाशील धातुएं अक्सर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड अयस्क जो है उसका हम यहाँ पे क्या करते थे? भर्जन करते थे धातु ऑक्साइड बनाने के लिए। यहाँ पर भी हम भर्जन करेंगे, भर्जन करने पर हमको धातु प्राप्त होगा और उसका फिर हम परिष्करण करेंगे। ठीक है, सारे समझ में आ गए। उच्च का कैसे करना है, मध्यम क्रियाशील धातुओं का कैसे करना है, और निम्न क्रियाशील धातुओं का कैसे करना है। इस तरह से जो सक्रिय श्रेणी है उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है या मध्यम है या फिर निम्न है, और उस हिसाब से हम या तो गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे या फिर निस्थापन या भर्जन करेंगे, या फिर सल्फाइड का भर्जन कर धातु की प्राप्ति करेंगे। समझ में आ गया? अलग अलग प्रकारों का किस तरह से अलग अलग निष्कर्षण होता है। आगे बढ़ते हैं फिर।
आगे क्या है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण, जो हमने पीछे एक फ्लो चार्ट पढ़ा था उसका हम अब चरण के हिसाब से, निम्नलिखित चरणों के हिसाब से हम पालन कर धातुओं का शुद्ध धातु तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चरण 1 क्या है, नहीं पहले ये देखते हैं क्या है। किसी भी धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। ठीक है, ये सारे होते हैं चरण जिससे कि हमको धातु का निष्कर्षण मिलता है, धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो चरण 1 क्या है, अयस्क का समृद्धिकरण। ठीक है, वही अयस्क का सांद्रण या फिर अयस्क का समृद्धिकरण, कि अयस्क लेते हैं हम उसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चरण 2 क्या है, धातु का वर्गीकरण। धातुओं को हम अलग अलग वर्ग में डालते हैं, यदि वो उच्च प्रतिक्रियाशील है, मध्यम प्रतिक्रियाशील है या निम्न प्रतिक्रियाशील है, वह हमें उपयुक्त निष्कर्षण विधि तय करने में मदद करता है। बिल्कुल, पहले कॉन्सेंट्रेशन करा, फिर धातुओं को अलग अलग वर्गों में डाला, उच्च में, मध्यम में और निम्न में। फिर चरण 3 क्या है, चरण 2 द्वारा निर्धारित धातु का निष्कर्षण। तो चरण 2 द्वारा अगर हमको पता पड़ा कि वो उच्च प्रतिक्रियाशील है तो हम उसका विद्युत अपघटन करेंगे, मध्यम हुआ तो हम उसका भुर्जन या फिर निस्थापन करेंगे, और अगर निम्न हुआ तो उसका फिर हम भुर्जन करेंगे। तो इस हिसाब से चरण 2 के हिसाब से हम और भी निर्धारित धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, चरण 3 समझ में आ गया। क्या करना है, चरण 2 के हिसाब से जो भी वर्गों में डाला गया है उस हिसाब से हमको उस धातु का निष्कर्षण का विधि बिल्कुल फॉलो करने का है, पालन करने का है। ठीक है, चरण 4 क्या है, विभिन्न उपयोगों के लिए धातुओं का शोधन। अलग अलग चीजों के लिए जब धातुओं का इस्तेमाल होता है, उस धातु का शुद्धिकरण या शोधन, या धातु में से उस थोड़े से अशुद्ध धातु में से भी और भी ज्यादा शुद्ध धातु की उपलब्धि। ठीक है, समझ में आ गया, 4 चरण समझ में आ गया। पहले सांद्रण करना है अयस्क का, या फिर समृद्धिकरण करना है। फिर चरण 2 में हमको वर्गीकरण करना है धातुओं का, कि तीनों में से कौन से में आता है, उच्च में आता है, मध्यम में आता है, निम्न में आता है। यदि वो उच्च में आता है तो उस हिसाब से निष्कर्षण, मध्यम में आता है तो उस हिसाब से निष्कर्षण, और निम्न में आता है तो उस हिसाब से निष्कर्षण। और चरण 4 क्या है, विभिन्न उपयोगों के लिए धातु का शोधन। समझ आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, अयस्कों के समृद्धिकरण के बारे में आप पढ़ते हैं। अभी तक हमने सारे चरण देखे, तो पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। वो क्या है देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग वो दोस्तों वाला गैंग नहीं, ये है अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। इंग्लिश में हम इस तरह से लिखते हैं, बोलते हैं हम गैंग है, लेकिन इसकी स्पेलिंग GANGUE होती है। ठीक है, तो पृथ्वी से जो भी हमको खनिज अयस्क मिलता है, अयस्क में मिट्टी, रेत, ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिसको हम गैंग कहते हैं। इस गैंग को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको हम समृद्धिकरण बोलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियां हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग होता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित होता है। तो धातुओं का निष्कर्षण करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये रेत, मिट्टी, ऐसी सारी चीजें हटा पाए। उस हटाने को हम समृद्धिकरण बोलते हैं। अब किस तरह से उसको हटाया जा सकता है, वो तो भैया हमारा डिपेंड करता है। वो तो किस पर डिपेंड करता है, या तो हमारे अयस्क पर, उसके साथ साथ गैंग जो भी अशुद्धियां हैं उसके भौतिक और रासायनिक जो गुण धर्म है उस पर आधारित हम उसका समृद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं। हर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से अलग अलग समृद्धिकरण के हमारे पास में प्रक्रिया होती है। तो समृद्धिकरण क्या है, रेत, मिट्टी जैसे जो पृथ्वी से मिले हुए हमारी अशुद्धियां हैं उसको हम गैंग कहते हैं, और इस गैंग को हटाना पड़ता है निष्कर्षण से पहले, बहुत आवश्यक होता है निष्कर्षण से पहले इन अशुद्धियों को हटाना। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं समृद्धिकरण। और समृद्धिकरण किस पर आधारित है, अयस्क एवं गैंग, ये देखिए अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुण धर्म पर आधारित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये जैसे हमारा अयस्क है, इस अयस्क में क्या क्या मिला हुआ है, रेत मिली हुई है, मिट्टी मिली हुई है, ये सब हटानी है कि नहीं हटानी है ना, ये सब हटानी है। इस रिमूवल, ठीक है, इसको हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको हम समृद्धिकरण कहते हैं। समझ में आ गया अयस्कों की समृद्धिकरण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं फिर,
निम्न प्रतिक्रियाशीलता के धातु का निष्कर्षण। तो जो भी धातु जिनकी निम्न प्रतिक्रियाशीलता होती है, कम प्रतिक्रियाशीलता होती है, उसका निष्कर्षण कैसे करना है हमको देखना है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु काफी अभिक्रिय होते हैं। अभिक्रिय मतलब ये जो है ये धातु बहुत ही ज्यादा, काफी अभिक्रिय नहीं, काफी कम अभिक्रिय होते हैं। ये थोड़ी सी गलती हो गई शायद। तो निम्न जो हमारे सक्रियता श्रेणी थी जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अभिक्रिय वाले होते हैं, वैसे ही सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो है वो सबसे कम अभिक्रिय होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु काफी कम अभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाता है। तो निम्न प्रतिक्रियाशील के जो धातु हैं उनके ऑक्साइड को जरा सा हम गर्म भी कर दे तो भी हमको धातु प्राप्त हो सकता है। ठीक है, निम्न प्रतिक्रियाशील में बस इतना ही है, बस उसके धातु के ऑक्साइड को हल्का सा अगर हम गर्म कर दे, केवल गर्म कर दे तो भी उससे धातु प्राप्त हो सकता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है सिनाबार। सिनाबार क्या है? मर्क्यूरी और सल्फर, इन दोनों का जो यौगिक है उसको हम सिनाबार कहते हैं। मरकरी पारद का एक अयस्क है, मरकरी Hg। तो ये सिनाबार क्या है? मरकरी का एक अयस्क है। ठीक है, अयस्क यानी एक यौगिक जिसके अंदर मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो सिनाबार जो है वो मरकरी या फिर पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड में सबसे पहले ये जो सिनाबार है वो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। अपचयित मतलब ऑक्सीजन उससे निकल जाता है। तो ये क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले तो HgS, ठीक है, सिनाबार जो है उसको अगर हम गर्म करें तो वो बन जाता है HgO मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम और ज्यादा गर्म करें तो हमको सीधा दे देता है मरकरी। सिंपल है ना, बस जो सिनाबार है उसको गर्म करा, मरकरी ऑक्साइड बन गया। और निम्न प्रतिक्रियाशील के जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही हमको धातु प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? वो मरकरी ऑक्साइड को गर्म करेंगे और हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नीचे समीकरण लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। HgS को जब ऑक्सीजन के साथ में गर्म करा गया, ऑक्सीजन के साथ में या फिर वायु के उपस्थिति में गर्म करा गया तो हमको मरकरी ऑक्साइड मिला और उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिला जो कि उड़ जाती है। ठीक है, गैस है ना तो वो उड़ जाती है। फिर हमने क्या करा? इस मरकरी ऑक्साइड को हमने गर्म करा। ठीक है, गर्म करने पर हमको मिला मरकरी और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया मरकरी किस तरह से हमको प्राप्त होता है। हमारे पास में सिनाबार होता है जो कि सल्फाइड होता है, मरकरी का अयस्क है ना, उसको हम गर्म करते हैं वायु की उपलब्धि में, वायु के साथ में, तो उससे हमको क्या मिलता है? उससे हमको मिलता है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को हम जब गर्म करते हैं तो हमको मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाता है, अपचयित होकर मिल जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? हमने अभी निम्न प्रतिक्रियाशीलता का देखा था, अब हम देखेंगे मध्य प्रतिक्रियाशील का। तो अब मध्य में क्या है? सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। मतलब ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है, मध्यम होती है। ठीक है, प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये बहुत ही अक्रियशील धातु है जैसे चांदी, सोना और तांबा। ये देखिए जो प्रकृति में हमारे पास में पाई जाती है वो है जो हमारे मध्य प्रतिक्रियाशील के धातु हैं वो प्रकृति में हमको या तो सल्फाइड के फॉर्म में या सल्फाइड के रूप में मिलती है या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलती है। ठीक है, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। इस प्रकार से कॉपर सल्फाइड के साधारण तापन द्वारा कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत ही अक्रियशील धातु हैं जैसे चांदी, सोना और तांबा। ये जो सारे धातु हैं ये बहुत ही ज्यादा अक्रियशील है, मतलब बहुत अनरिएक्टिव है। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड है उनको केवल गर्म करके ही धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं मैं एक बार फटाफट से बताती हूँ। जो मध्य वाले हमारे धातु हैं, मध्य प्रतिक्रियाशील के धातु, वो दो तरह से हमको पाए जाते हैं। एक तो सल्फाइड के, ठीक है, सल्फाइड के रूप में, एक होता है हमारे कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में। और इन दोनों को हमको बनाना पड़ता है धातु ऑक्साइड।
ठीक है। और इस धातु ऑक्साइड को भी केवल गर्म करने पर ही हमको धातु की उपलब्धि हो सकती है। समझ में आया? तो इन्होंने यही बोला है, इन धातुओं के भी ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड से साधारण तापन द्वारा कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, कि कॉपर सल्फाइड जो है उसको गर्म कर वो पहले धातु ऑक्साइड बन जाता है, उसको भी अत्यधिक गर्म कर फिर हमको धातु उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, पहले कॉपर सल्फाइड को गर्म कर कॉपर ऑक्साइड, फिर उससे हमको कॉपर मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम अत्यधिक गर्मी देते जाए बिना रुके तो हमको सीधा साधारण तापन द्वारा कॉपर की उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, मध्य प्रतिक्रियाशील जो है उसके दो रूप में हमको मिलते हैं हमारे धातु। कौन से सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में। वो सल्फाइड और कार्बोनेट को हम फिर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और उस धातु ऑक्साइड को केवल गर्म कर ही धातु में अपचयन किया जा सकता है और धातु उपलब्ध किया जा सकता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। अब भर्जन, निस्थापन और अपचयन क्या है। भर्जन होता है जो हमारा प्रतिक्रियाशील धातु है वो दो तरह से मिलता है हमको, एक तो सल्फाइड के रूप में, और एक कार्बोनेट के रूप में, है ना। इन दोनों के रूप में मिलता है हमको। तो अगर सल्फाइड के रूप में यदि मिला है तो हमको भर्जन कर इसको बनाना है ऑक्साइड में। और यदि हमारे को कार्बोनेट मिला है तो हमको निस्थापन कर कार्बोनेट को भी बनाना है ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? भर्जन और निस्थापन क्या है। सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया भर्जन है और कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रिया है उसको हम निस्थापन कहते हैं। देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्कों को हवा में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या है भर्जन? क्या है, सल्फाइड अयस्क जो है उसको भी हवा में गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्थापन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे सल्फाइड में हमारा क्या है, अगर हमारे सल्फाइड अयस्क हैं तो चाहे जितना हवा हो वहां पे फर्क नहीं पड़ता, वो उसको जितनी हवा देनी है हम हवा दे सकते हैं और उस हवा में गर्म कर ऑक्साइड बना सकते हैं, उसको हम भर्जन कहते हैं। लेकिन यदि हमारे पास में कार्बोनेट अयस्क हैं तो निस्थापन के लिए हमको बहुत ही ज्यादा सीमित वायु, बहुत ही उपयुक्त मात्रा की वायु प्रदान कर बहुत ही ज्यादा प्रबलता से उसको गर्म कर कार्बोनेट से ऑक्साइड में परिवर्तित करना है। तो दोनों में क्या अंतर है, भर्जन में हम सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं और चाहे जितनी हवा हो उतनी हवा में हम गर्म कर सकते हैं, लेकिन निस्थापन में हम कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हैं और उसमें सीमित वायु में प्रबलता से गर्म कर कार्बोनेट से ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गया? इसके समीकरण देखते हैं। समीकरण क्या है, जो हमारा सल्फाइड है वो वायु के प्रेजेंस में, वो या तो वायु, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है क्योंकि वायु के जो हमारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल कर वो ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो सल्फाइड और ऑक्सीजन मिलकर गर्मी में तापमान में जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ में SO2 बनाते हैं जो कि उड़ जाता है। और कार्बोनेट जो है वो सीमित वायु में है तो इसलिए वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो उसके पास में जो ऑक्सीजन है उसी से वो CO2 को अलग कर देता है और ZNO और CO2 बन जाता है। समझ में आया? दोनों की प्रक्रिया भी समझ में, दोनों के समीकरण भी समझ में आ गए। इसमें सल्फाइड और ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें जिंक कार्बोनेट खुद ही टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। निस्थापन और भर्जन का समझ में आ गया भाई, भर्जन बस सल्फाइड के लिए है, निस्थापन कार्बोनेट के लिए है। ठीक है, अपचयन क्या है, अब ये जो हमारे पास में जिंक ऑक्साइड मिला है उसको अपचयित कर ऑक्सीजन को दूर भगाकर जिंक को उपलब्ध करने की प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, अपचयन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। अब अपचायक कारक क्या है भाई, एक मिनट।
हाँ, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम पोटेशियम को अपचायक कारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। तो अपचायक कारक क्या है? अपचायक कारक एक धातु है जो कि अपचयन में मदद करती है, अपचयन को तेजी से आगे बढ़ाती है। तो हम क्या लेंगे? हम सोडियम और पोटेशियम जैसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ले लेंगे और उनका क्या करेंगे, जैसे अगर ये है, ठीक है, ZnO है, उसके साथ में हमने ले लिया सोडियम, तो ये बना लेगा भाई Na2O और हमको दे देगा जिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हाँ हो गया, ये देखो क्या संतुलित भी हो गया है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम एक ऐसा अपचायक कारक तो क्या है? अपचयन को आगे बढ़ाने वाला, अपचयन को तेजी से आगे बढ़ाने वाला एक धातु हम लेंगे अत्यधिक अभिक्रियाशील जैसे सोडियम या पोटेशियम, जो कि निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं के यौगिकों में से उसको विस्थापित कर देगा। हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो यौगिक में से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर उसको टाटा बाय बाय बोलकर खुद यौगिक बना देते हैं और धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो वही कर रहा है यहाँ पे हमारा Na। तो हमने अगर ZnO के साथ में Na को डाला तो Na बोलेगा Zn से कि मेरी जगह मैं ज्यादा अभिक्रियाशील हूं, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, और खुद ऑक्साइड बना देगा और हमको Zn धातु, शुद्ध धातु दे देगा। किस तरह से? विस्थापित कर डिस्प्लेस कर। तो ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया करता है, विस्थापन अभिक्रिया करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपचायक कारक का क्या काम है? वो बस हमारे धातु कम अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइड में से कम अभिक्रियाशील धातु को निकाल देगा और खुद एक ऑक्साइड बना देगा, तो हमारे पास में धातु आ जाएगा ऑक्साइड से अलग होकर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। अपचयन मैंने बताया था कि क्या होता है, जिंक जो होता है उसका ऑक्साइड जो है उसमें से अपचयन कर उसके ऑक्सीजन को हटाकर हमको जब जिंक मिलता है उसको हम अपचयन कहते हैं। किसी भी धातु ऑक्साइड में से उसके ऑक्सीजन को अलग कर धातु जब प्राप्त होता है तो उसको हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो मतलब कार्बन एक उपयुक्त अपचायक कारक है, एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है जिंक से। ठीक है, तो कार्बन जैसा एक धातु लेकर हम धातु ऑक्साइड में से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक, मैंने पीछे जैसे सोडियम बताया था उसी तरह से कार्बन भी काम करता है। तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक लेकर हम धातु ऑक्साइड में से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो वह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। तो मतलब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में गर्म किया जाता है, कार्बन ले लेता है जिंक की जगह, जिंक को बाहर भेज देता है, तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है जो कि उड़ जाता है। ठीक है, तो कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग जैसे मैंने पहले बताया था Na या फिर कोई भी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को लेकर विस्थापन की अभिक्रिया भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा, कार्बन या फिर कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड से धातु को अलग करा यहाँ पे कार्बन के इसमें। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था हम Na का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप मेरे साथ में इसका क्या संतुलन करें, संतुलित समीकरण लिखते हैं। मेरे साथ साथ में देखना मत या पीछे मुड़ के मत देखना। हमने क्या करा था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, Na 2 है। ठीक है, तो अभी हमको पहले यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस हो गया, है ना, हो गया। समझ में आया कि विस्थापन और इसके साथ में कोयले का उपयोग कर धातु ऑक्साइड में से धातु कैसे निकाल सकते हैं और अपचयन कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर।
अपचायक कारक हमने पढ़ा था, वैसे ही वही लिखा हुआ है सेम। अपचायक कारक के बारे में उदाहरण और दे रखे हैं, वो देखते हैं। ठीक है, कार्बन का अपचायक रूप से उपयोग करने के अलावा कभी कभी अपचयन के लिए विस्थापन अभिक्रियाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। मैंने बताया था क्या क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में करा, एल्यूमिनियम ने जगह ले ली और मैंगनीज को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अपचायक कारक याद है ना क्या है, कोई भी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो कि धातु ऑक्साइड में से धातु निकाल सकती है और धातु को विस्थापित कर कर खुद का ऑक्साइड बना सकती है। अपचायक कारक अपचयन को फटाफट से होने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, कोयले का हमने इस्तेमाल करा था, लेकिन हम विस्थापन अभिक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में अगर हम एल्यूमिनियम के चूरे के साथ में उसको गर्म करें तो एल्यूमिनियम मैंगनीज की जगह लेकर मैंगनीज को बाहर भेज देंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे। उसके साथ साथ में देंगे बहुत ज्यादा गर्मी। ये बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये बहुत ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है कि जो हमको धातु मिलता है, शुद्ध धातु, वो भी हमको लिक्विड या फिर तरल के रूप में मिलता है। ठीक है, गला हुआ मिलता है। तो भर्जन क्या है, भर्जन और निस्थापन वापस दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। भर्जन है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड में से हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हवा के साथ में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और निस्थापन में सीमित मात्रा की हवा के साथ में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मतलब भर्जन है सल्फाइड में से ऑक्साइड बनाना और निस्थापन है कार्बोनेट में से ऑक्साइड बनाना। समझ आ गया, और ऊपर वाला भी समझ में आ गया कि किस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हुआ है और अपचयन होकर शुद्ध धातु मिला है। और कितनी ज्यादा ऊष्मा इसमें होती है, इतनी ऊष्मा कि हमारा जो धातु है वो भी पिघला हुआ हमको मिलता है या फिर गला हुआ हमको मिलता है। ठीक है, आगे क्या है, थर्मिट अभिक्रिया। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है वो विस्थापन अभिक्रिया। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था पीछे भी मैंगनीज गलित अवस्था में प्राप्त हुई थी, इतनी ज्यादा ऊष्मा थी जब एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया था मैंगनीज को। आगे क्या है, वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है, हमारे आयरन ऑक्साइड को ये लोग एल्यूमिनियम के साथ में जब जोड़ते हैं तो एल्यूमिनियम जगह ले लेता है, Al2O3 बना देता है ना, और उसके साथ में Fe देता है। ठीक है, और ये जो Fe है वो गला हुआ होता है, वो इतनी गर्मी के साथ में आता है। ठीक है, तो जब इतनी गर्मी के साथ में आता है और ये जो हमारा लोहा है वो गला हुआ होता है, तो जो भी अगर दरारें होती है तो ये लोहा जो है आराम से उस जगह में पूरा भर जाता है, हमको और कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसको हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाकर हम रेल की पटरी या फिर मशीनी पुर्जों में वो गला हुआ लोहा इस्तेमाल कर कर उसकी दरारें भर सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल होगी ना, कोई भी अगर हम ठोस लोहा ले और उसको उसमें जगह में फिल करने की कोशिश करें, जगह में भरने की कोशिश करें, इसीलिए ये गला हुआ हमको मिलता है इस अभिक्रिया के वजह से। तो हम इस थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल कर कर रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों के दरारें जोड़ सकते हैं। इसका समीकरण, संतुलित समीकरण देखते हैं। आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में गर्म करा, एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाया तो हमको मिला आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा। और ये जो आयरन है वो बहुत ही गला हुआ आयरन होता है, इसीलिए वो सारी दरारों में आसानी से जाकर उस दरार में भर जाता है। देखा है ना आपने, पानी किस तरह से छोटी छोटी दरारों के बीच में से भी जाता है, उसी तरह से ये गला हुआ जो हमारा लोहा है वो भी उन दरारों के बीच में से छोटी छोटी जगहों में जाकर उन दरारों को भर सकता है। समझ में आया थर्मिट अभिक्रिया क्या है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का अभिक्रिया करवाते हैं, आयरन गला हुआ निकलता है, उसके साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है और आयरन, और इतनी गर्मी होती है उसमें कि आयरन गला हुआ निकलता है और दरारों को जाकर भर देता है। समझ आया, आगे बढ़े।
उच्च, अभी तक हमने मध्य प्रतिक्रियाशील का देखा था, अब हम उच्च का देखेंगे। निम्न और मध्यम का हमने देख लिया था, अब हम उच्च प्रतिक्रियाशील के धातु का निष्कर्षण देखेंगे। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सोडियम पोटेशियम वगैरह कितनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, वो तो हवा में ही जलने लग जाती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा तेजी से, इतनी ज्यादा मजबूत बंधन बना लेती है तत्वों के साथ में कि वो सिर्फ ऐसे कार्बन के साथ में गर्म कर उसका विस्थापन कर यौगिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको कुछ और ही करना पड़ेगा। उच्च प्रतिक्रियाशील के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल हमको समझ में आ गया। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो है वो उच्च प्रतिक्रियाशील के हैं, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील के हैं, बहुत ज्यादा है इनकी अभिक्रियाशीलता, तो इसलिए वो कार्बन के साथ में ऑक्साइड का अपचयन कर उनसे धातु उपलब्ध नहीं किए जा सकते। ठीक है, इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, यदि अगर हमारे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बंधन है वो कई ज्यादा मजबूत है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंधन से, और बहुत ही ज्यादा स्थिर है, स्टेबल है। इसीलिए कार्बन की तो भाई हिम्मत ही नहीं होती कि वो सोडियम और ऑक्सीजन को अलग कर ऑक्सीजन को अपने पास में ले आए। इसीलिए कार्बन जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड से अपचयन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन का इतना मजबूत होता है, उसका बंधुता जो है वो कार्बन के अपेक्षा में ऑक्सीजन के प्रति इतना अधिक होता है कि वो कार्बन उसके पास जाकर ऑक्सीजन को मांग ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया। अभी अगर मेरा किसी के साथ में बहुत ही ज्यादा मजबूत बंधन है, तो अगर कोई और आके बोलेगा कि मुझे ये जना दे दो, तो मैं तो बोलूंगी ना, नहीं मैं कैसे दे दूं, मेरा ज्यादा मजबूत बंधन है और तुम्हारा तो कम मजबूत बंधन है। इसीलिए Na और O जो है वो एक दूसरे से अलग कार्बन की वजह से नहीं हो सकते। ठीक है, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत अपघटनी मतलब विद्युत के वजह से विद्युत के द्वारा हम इनका अपघटन करते हैं, अपघटन कर इनका अपचयन होता है। अपचयन मतलब अगर हम विद्युत इसमें से डालें तो हमको 2 Na प्लस और O2 माइनस मिलेगा। तो विद्युत के वजह से इसका अपघटन हुआ, मतलब ये जो यौगिक है वो टूटा दो चीजों में, विद्युत के वजह से, उसके साथ साथ जो धातु है उसका अपचयन भी हुआ। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन छिन गया, और ऑक्सीजन छिन जाने की प्रतिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया। उदाहरण क्या है, NaCl के इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन में कैथोड पर सोडियम जमा होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, उसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इसको भी हम ऐसे आसानी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हमको शुद्ध सोडियम, शुद्ध धातु मिलता है, और एनोड पर हमको क्लोरीन गैस वहां से निकलती है। ठीक है, समझ में आया, उदाहरण समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन जब होता है तो कैथोड पर सोडियम जमा हो जाती है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्योंकि क्लोरीन गैस तो नहीं रुकती, गैस है तो वो तो उड़कर निकल जाती है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाता। मतलब कैथोड पर हमको शुद्ध धातु का निष्कर्षण होकर हमको वो धातु मिल जाता है, और एनोड पर जो हमारा क्लोरीन है वो मुक्त हो जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है। तो हमको NaCl में से अगर हमारा Cl उड़ जाता है तो हमको हमारे पास में क्या बचता है, Na बचता है, और Na क्या है, हमारा शुद्ध धातु। तो कैथोड पर जो कि हमारा ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है, उस पर हमको ये शुद्ध धातु निक्षेपित होता है, और एनोड से ये क्लोरीन जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, मुक्त हो जाता है। अभिक्रियाएं कैसे हैं, कैथोड पर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Na बनाता है। देखिए NaCl अलग होता है तो Na प्लस और Cl माइनस हमको मिलता है ना,
Cl- हमको मिलता है, ये जाता है हमारे कैथोड पर, ठीक है, और वहां जाकर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो ये फिर से बन जाता है Na, जो कि हमारा शुद्ध धातु है। और यहाँ जो हमारा क्लोरीन है Cl- एनोड के पास जाता है, एनोड के पास जाता है, 2 Cl- साथ में और 2 इलेक्ट्रॉन देकर Cl2 बन जाते हैं। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl- में से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl- में से, और ये दोनों मिलकर बना लेंगे Cl2 जो कि उड़ जाता है। तो एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं समझ में आ गई। कैथोड पर Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na बन जाता है और एनोड पर Cl- 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन गैस बना देता है और वो क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सरल सी एक हमारी चीज थी ये, बस किस तरह से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं हमारे जो भूमि में पाई जाती है। और इसमें बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कहाँ पे भुर्जन होता है, कहाँ पर स्थापन होता है, कब उपचयन का इस्तेमाल होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। इस सेशन के लिए इतना ही था। आगे एक और हमारा सेशन होएगा जिसके अंदर हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि अब तक हमने जिस बारे में भी बात करा है वो आपको याद हो, इसलिए आप सब कुछ रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।